नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, वो भी डंके की चोट पर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। विस्तार से बताते हैं हम आपको हर खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का रुख रहने वाला है, सबसे पहले उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई होगी। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार गंभीर आरोप लगाती आई हैं, लेकिन इस बार जो आरोप उन्होंने लगाया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर बाहरी हैं, तो क्या सच में वे बाहरी हैं? डीडी न्यूज ने की है इसकी पड़ताल, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। इसके साथ जो दूसरी खबर रहने वाली है वो है अंतरराष्ट्रीय जगत से। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत की तो खबर है, लेकिन उसने दुनिया भर की जो देश हैं उसकी निगाहें जो हैं उस पर लगी हुई हैं, और वो है बांग्लादेश। तारिक इज बैक। जी हाँ, एग्जाइल से लेकर इलेक्शन तक तारिक जो है वो क्यों इतना बड़ा चेहरा बन रहे हैं, और साथ ही साथ बांग्लादेश पॉलिटिक्स में क्यों आ गया है उनके आने से भूचाल, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। इसके साथ जिस तीसरी महत्वपूर्ण खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है पर्यावरण से जुड़ी हुई। सेफ रहने वाली है हमारी अरावली, कह दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने ले लिया है सख्त एक्शन, कोई भी नई माइनिंग नहीं होगी। बताएंगे क्या है ये कड़ा एक्शन और क्या इसके मायने हैं। ये 3 खबरें होने वाली है न्यूज पंच में, जिसको आज हम तफ्तीश से जानेंगे, विस्तार से बताएंगे और एक एक जानकारी आपसे करेंगे साझा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की सबसे पहली खबर के साथ, और वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। जी हाँ, पश्चिम बंगाल हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहता है, और इस बार जब एसआईआर की प्रक्रिया वहां हुई है तो लगातार हर रोज हम देखते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी खुश नहीं रहती और एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाती हैं। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। पूरा काम जरूर पूरा हो गया, लेकिन अभी माइक्रो ऑब्जर्वर का काम बाकी है। ऐसे में माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर एक बड़ा आरोप यहां ममता बनर्जी ने लगा डाला है। ममता बनर्जी एक मंच पर पहुंची और मंच पर पहुंचते ही उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर बड़ी बात कही। माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर है ना, ये बाहरी हैं। बाहरी का अर्थ है कि ये बंगाल के बाहर के हैं। और उसके बाद डीडी न्यूज ने इन्हीं जो ममता बनर्जी ने कहा ना कि वो बाहरी हैं, उन्हीं से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या कहा ये आपको बताएंगे उन्हीं की जुबानी। लेकिन सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या आरोप लगा रही हैं और आरोप में वो क्या कह रही हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर को उन्होंने कह दिया है बाहरी। बाहरी मतलब वो पश्चिम बंगाल के नहीं है और पश्चिम बंगाल की भाषा भी नहीं जानते, स्थानीय भाषा उनको आती नहीं है, ये कहना है ममता बनर्जी का। अब 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं वो काम कर रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में, और उनको कहा है कि ये गुजरात और राजस्थान से लाए गए हैं। इनको स्थानीय भाषा नहीं आती, यानी कि बंगाली भाषा नहीं आती, और साथ ही साथ संस्कृति ना समझने का भी आरोप इन्होंने लगा डाला। यानी पश्चिम बंगाल की परंपराओं और संस्कृति से ये जो बाहरी लोग जिनको ममता बनर्जी कह रही हैं उससे वो वाकिफ नहीं है। साथ ही नजरूल मंच में 2 चरणों में माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग हो रही थी, जहां ममता बनर्जी ने ये बड़ा आरोप इन माइक्रो ऑब्जर्वर पर लगा डाला है। और साथ ही साथ ये निर्देश भी दे डाले हैं कि कार्यकर्ताओं से उनके नाम पते जुटाने को कहा है कि ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं कहां से आए हैं, इनका नाम पता जान लीजिए। लेकिन सच्चाई अब हम आपको बताते हैं। डीडी न्यूज उसी मंच पर मौजूद थी और डीडी न्यूज की टीम ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। एक्सक्लूसिव पड़ताल में क्या पता चला कि क्या ये एक्चुअली में बाहरी हैं। तो ये जो बाहरी माइक्रो ऑब्जर्वर वर्सेस जो सच्चाई है वो हम आपको बताते हैं। ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो वहां अपना काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं एसआईआर के लिए कि वहां जो है एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, साथ ही साफ हो और सभी जनता को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। ऐसे में ये माइक्रो ऑब्जर्वर कह रहे हम बंगाली हैं, हम बंगाली हैं, और अधिकांश माइक्रो ऑब्जर्वर ने कहा कि हम बंगाल में दशकों से कार्यरत हैं, यानी कि कई सालों से हम यहाँ अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोल इंडिया हो, डाक विभाग हो, एलआईसी हो, इनके कर्मचारी हैं। अब आप सुनना चाहेंगे
कि आखिरकार इन्होंने क्या कहा, क्योंकि एक तो हमारी जुबानी है और एक उनकी जुबानी भी आपको ये सच्चाई जो है वो ज्यादा जाहिर कर देगी। तो आखिरकार वास्तव में सच क्या है, आइए सीधा आपको वास्तविकता पर लेकर जाते हैं। जो नजरूल मंच पर 2 चरणों में इन माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग हुई, यानी कि प्रशिक्षण हुआ, उसकी एक व्यवस्था की गई थी और मुख्यमंत्री के बयान पर उनकी राय जानने के लिए ही डीडी न्यूज की टीम उन्हीं के पास पहुंची और नजरूल मंच में उन्होंने सवाल पूछ डाला इन्हीं माइक्रो ऑब्जर्वर से, क्या आप दूसरे राज्यों से आए हैं जैसा कि आपकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं, क्या वे बंगाली हैं या नहीं? आइए सच जानने के लिए सीधा उनसे आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हुबली से। आप बंगाली हैं? हाँ। यहीं पे जन्म हुआ है? हाँ, अरे सीएम तो कह रहे हैं आप लोग सब बाहर के स्टेट से हैं, कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है, सब बीजेपी के लोग हैं। ऐसा कोई हो सकता है क्या? दादा बंगाली हैं? अरे बाबा बंगाली यार। सीएम ऐसे कह रहे हैं ना कि आप लोग आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या धाम है, टेंशन नहीं होता है घर के लोगों का, ऐसा कुछ कहना चाहिए कि कल इवनिंग में ऑर्डर मिला है, आज यहाँ पे अटेंड करना है, यही बात है और कुछ काम करने आए हैं ना, पॉलिटिक्स तो नहीं। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। कहाँ से हैं? कोन्नगर। कोन्नगर कौन सी डिपार्टमेंट से हैं दादा? हम ऑर्डिनेंस। कितने दिन से यहाँ पे पोस्टिंग पे है? 15 साल से ज्यादा हो गया। 15 साल से कलकत्ता में रह रहे हैं, तो लोग क्या यहाँ पे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने आए हैं ना, तो किसी पॉलिटिकल पर्पस को सर्व करने आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या करने आए हैं? जॉब ही करना है। तो यही बात है, आप तो अपना जॉब कर रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिसाइज क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है। बात सही है, लेकिन देखिए सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। बंगाली कहाँ पे आपका जन्म हुआ है? यहाँ इधर ही कलकत्ता में। तो दीदी तो कह रहे हैं आप लोग सब बाहर के हैं। बोल सकता है, गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, सब बीजेपी के लोग भर भर के ले आ रहे हैं, ऐसा ही तो कहा है दीदी ने। बोल रहा है नेता लोग, बोलने दीजिए, हम लोग का क्या है इसमें? ये सब वोट का चक्कर है। हाँ, तो वोट बैंक का चक्कर है। हाँ, सब सुना आपने इन माइक्रो ऑब्जर्वर को क्या कह रहे थे कि हो सकता है ये वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपने सुना ये सब जिनसे बात करी हमारे संवाददाता सौरभ ने, ये कह रहे थे कि हम बंगाल के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और अपना काम करने के लिए यहाँ पहुंचे। ये वही माइक्रो ऑब्जर्वर हैं जिन्हें उन्हीं के मुख्यमंत्री बाहरी करार दे रही हैं। संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, आपने इन्हीं से बातचीत की, कुछ और बातें भी निकल कर आई होंगी। ममता बनर्जी ने आखिरकार इनको बाहरी क्यों बोला, क्या इसके पीछे की मंशा हो सकती है? और ये तो अपना काम करने आए हैं, इन्होंने जब ममता बनर्जी उनकी खुद की मुख्यमंत्री उनको बाहरी करार दे दें, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी? देखिए भावना, पहले तो हम देखना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के पास जो इन्फॉर्मेशन हैं, उनके जो सलाहकार है, उनको सही इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि नहीं। इसलिए हम नजरुल मंच गए थे, तो वहां पे देख के हम देखे कि जितने से भी बात किए, हमने तो 4-5 सुनाए, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों से बात किए, सभी का ये कहना है, कोई कह रहा है 30 साल, कोई कह रहा है 40 साल, कोई कह रहा है 50 साल यहाँ पे रह रहे हैं, और वह कराकेदार बंगाली भी बोल रहे हैं। तो उसके चलते हम लोगों ने उनसे पूछा, तो सर ये क्या है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं सीएम कि आप सब बाहर के लोग हैं? उन्हीं के पास से जवाब आया, असल में ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। अब ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स क्यों है? ये जो चुनाव आयोग के अंदर और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक बात समझिए, जो पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जब भी हियरिंग का मामला जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही काम करते हैं, और ये सीएम पब्लिकली बोलती है कि एक बात याद रखिए, चाहे वो बहुमंजिलिया पे पोलिंग बूथ का मामला हो या फिर यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं, ये खुलेआम कहते हैं कि एक बात याद रखिएगा कि चुनाव आएगा, चुनाव कमीशन चला जाएगा, चुनाव कमीशन चला जाएगा, चुनाव तक चुनाव कमीशन है, फिर हम है। ये जो है, ये बात जो है, इसके चलते आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर और पूरे हियरिंग प्रोसेस में, वो चाहते कि एसआईआर में एक भी वैध वोटर ना छूटे और कोई अवैध वोटर ना रहे, तब जाके कहीं सीएम को उनका जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी कहीं वीक हो जाएगा, ऐसा नजर आता है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को थोड़ा डराया जाए, थोड़ा माहौल जाए, थोड़ा दबाव दिया जाए। लेकिन कल सेंट्रल ऑब्जर्वर्स ने ये साफ कर दिया कि ये देश का काम है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उनको जो कहा जाएगा वो काम के हिसाब से करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से नहीं करेंगे, उसको इसी तरह से अंजाम देंगे। बाबरा, इसमें और एक बात है जी, इसमें और एक पॉलिटिकल बात ये है कि जब
बांग्लादेशी को लेके, घुसपैठियों को लेके सीएम टीएमसी ये मुद्दा उठाती है कि ये लोग बंगाली है तो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है जी। अब यहाँ पे जब सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स बंगाली है, वो बंगला बोल रहे हैं, तो इनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। ये कैसा है कि जब घुसपैठियों को निकाला जाएगा तब आप कहेंगे कि बंगालियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगालियों को सेंट्रल गवर्नमेंट सहन नहीं कर पा रहा है। और जब सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया जाएगा और वो बंगाली होंगे तो आप कहेंगे कि वो बाहर के हैं, गुजरात के हैं। इसी पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं जाके ये ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स अब सवालों के कटघरे में है। भावना जी, साथ ही साथ सौरभ, जिस तरीके से अब ममता बनर्जी ने उनको बाहरी करार कर ही दिया है, और बाहरी करार जब किया है तो आप मुझे बताइए कि क्या ममता बनर्जी के पार्टी से क्या कोई जवाब यहां आया है, कोई स्पष्टीकरण आया? क्योंकि उन्होंने तो उन्हें बाहरी करार दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये कह दिया कि पता भी जान लीजिए इन लोगों का। देखिए, टीएमसी की तरफ से अभी तक तो इस बारे में कोई रिएक्शंस नहीं आया। उल्टा वो चुनाव आयोग के और भी जो स्टेप्स हैं ये पूरे एसआईआर को लेके, उसमें विरोध जता रही है वो। हालांकि एक प्रोसेस है, एक सर्वे है, उस सर्वे चुनाव आयोग हर साल करती है, उसको लेके भी विरोध जताया है। यहाँ तक कि ये जो सुनवाई होगा, वो सुनवाई पंचायत ऑफिस में, जो नगर पालिका है उसमें नहीं होगा, ऐसा चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन टीएमसी का कहना है कि क्यों नहीं होगा, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि ये इसलिए नहीं होगा कि ये सब सरकारी भवन नहीं है। जी सौरभ, तो ये बात सौरभ, तो पश्चिम बंगाल की सरकार पर इस समय कई बड़े सवाल घिर रहे हैं, लेकिन वो एसआईआर पर गंभीर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही। लेकिन एक के बाद एक डीडी न्यूज की पड़ताल ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि जो ममता कह रही हैं वो झूठ है, और उनकी जबानी भी आपने सुन ली है। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ सौरभ आपका धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत बांग्लादेश से खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में भूचाल आ गया है। जी, भूचाल जो है यह राजनीतिक भूचाल है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता तारिक रहमान करीब 17 साल बाद अपने वतन लौट आए हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले हैं बांग्लादेश में चुनाव, और तारिक रहमान की जो ये एंट्री है उसको कहा जा रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, और बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा बदलने में ये महत्वपूर्ण इसलिए साबित हो सकती है क्योंकि राजनीति में अब नए समीकरण यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई है जब प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश में इस समय अशांति और राजनीतिक अस्थिरता की एक लहर चल रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं, और उसके बाद हमने जब सुबह की स्टोरी आपको दिखाई थी, ईसाइयों को भी अब टारगेट बनाया जा रहा है। क्या इस विवाद के साए में उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? क्या ये वापसी बांग्लादेश की सत्ता में एक नया अध्याय लिखने वाली है? आने वाले चुनाव अब ये तय करेंगे कि 17 साल बाद लौटा यह नेता इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास से ही जूझता रहेगा। तो बांग्लादेश में इस समय तारिक रहमान की एंट्री हो चुकी है। बीएनपी के बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन 17 साल से अपने देश से बाहर थे, और अब कहा जा रहा है कि एग्जाइल से लेकर इलेक्शन तक क्या तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं? आइए आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि जब तारिक रहमान ढाका पहुंचे तो बड़ा हुजूम था एक उनके सामने, और अब से कुछ देर बाद वो एक संबोधन भी देने वाले हैं। नजरें यही रहेंगी कि क्या तारिक रहमान बोलते हैं, और बांग्लादेश में जिस तरीके से अभी अशांति और अस्थिरता फैली हुई है उसके लिए क्या तारिक के पास कोई प्लान है या नहीं है। और साथ ही साथ आइए आपको यह भी बताना जरूरी है कि इस समय बांग्लादेश के लिए तारिक की वापसी क्यों अहम है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय अशांति के माहौल में है। अल्पसंख्यक हिंदुओं और फिर ईसाइयों को भी टारगेट बनाया जा रहा है, और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कई हत्या के मामले, आगजनी, साथ ही साथ लूट की कई घटनाएं इस समय बांग्लादेश में सामने आ रही है। बांग्लादेश यानी कि वो देश जो कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि एक राजनीतिक स्थिरता के साथ और आर्थिक विकास के साथ भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ समय से यहाँ अशांति का माहौल है। हम आपको तब वहां भी लेकर चलते हैं
जब शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई थी और अपदस्थ होने के बाद ये सारी घटनाएं कहा जाए तो एक चरम पे पहुंचने लगी। लेकिन अब जब 12 फरवरी 2026 का समय दिया गया है, चुनाव की तारीख दी गई है, ऐसे में तारीख की जो वापसी है 17 साल के वनवास के बाद बेहद अहम मानी जा रही है। बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है इस समय बीएनपी। बता दें आपको कि अवामी लीग जो है यानी कि शेख हसीना की जो पार्टी है उसको इन चुनावों में प्रतिबंध यानी कि उन पर बैन लगाया गया, वो इस चुनाव में लड़ नहीं सकते। इसलिए बीएनपी को माना जा रहा है कि एक बेहतर विकल्प है। लंबे समय तक सत्ता में रही थी शेख हसीना, जिसके बाद 2024 में उनको अपदस्थ कर दिया गया था, देश छोड़कर उनको जाना पड़ा था, जिसके बाद अंतरिम सरकार आई मोहम्मद यूनुस की, और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन उसको भी समय बीत गया। लेकिन अब 12 तारीख जो फरवरी है उसका समय दिया गया है। अब देखना होगा कि ये जो तारिक रहमान है क्या बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता लाने में कुछ सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि तारिक रहमान पर खुद ही भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं और उनको जब अपनी सत्ता छोड़कर जानी पड़ी थी 2007 में, तो उन्होंने ये शपथ पत्र में लिखा था कि मैं अब राजनीति में नहीं लौटूंगा। डार्क हॉर्स उनको कहा जा रहा है कि डार्क हॉर्स की वापसी हो रही है। तो जब वो कहकर गए थे राजनीति में नहीं लौटूंगा और राजनीति को त्याग दिया था, अब राजनीति में एक बार फिर आने की उनकी क्या हसरतें हैं। आखिरकार आपको ये भी बता दें कि अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनुस की है, तारिक रहमान के आने के बाद वहां क्यों खलबली मच गई है? क्या यूनुस की कुर्सी जो है वो खतरे में है? आपको बता दें कि जारी हिंसा के बीच यूनुस को एक बड़ा झटका लगा है। तारिक रहमान यहां आए नहीं कि यूनुस की सरकार हिलने लग गई। कानून व्यवस्था पर तो लगातार सवालिया निशान खड़ा ये हो रहा है कि जिस तरीके से हम बांग्लादेश में हालात देख रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। गृह मंत्रालय के एक विशेष सहायक हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है और साथ ही साथ खुदा बख्श चौधरी ने ये इस्तीफा दिया है। नवंबर 2024 को पद पर हुए थे नियुक्त, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, आइए उनका रुख करेंगे। अखिलेश, 17 साल बाद होती है वापसी, लंदन चले जाते हैं, कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और राजनीति से त्याग कर रहे हैं क्योंकि एक बारी 84 मामलों में भ्रष्टाचार में उन्हें सजा मिली हुई है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू हो, अल्पसंख्यक ईसाई, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। क्या तारिक जो है बांग्लादेश की आवाज बन पाएंगे या फिर सत्ता मिलेगी या सजा? देखिए, सजा तो नहीं मिलेगी क्योंकि जब उन्हें आने की इजाजत दी गई है उसके पहले उनके सारे जो आरोप थे उनके ऊपर, वो सारे आरोप वापस ले गए थे। जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली वहां की, तो वो सारे आरोप वापस है, तो इसलिए सजा का सवाल नहीं है और इसी कारण से वो वापस बांग्लादेश लौटे हैं। देखिए, बांग्लादेश लौटते समय आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने जूते उतार दिए, नंगे पांव एयरपोर्ट पे उतरे। उसके बाद उनके साथ जो काफिला था, उस काफिले पे लिखा हुआ था बांग्लादेश फर्स्ट, बांग्ला में लिखा हुआ था, जिसको मैं पढ़ पा रहा था, बांग्लादेश फर्स्ट। तो बांग्लादेश फर्स्ट और नंगे पांव बांग्लादेश की धरती को छूने का उनका ये जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो एक मैसेजिंग है, वह पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश फर्स्ट करने का मतलब ये होता है कि पिछले कई सालों से, वो अपना 17 साल भी गिन सकते हैं कि पिछले कई सालों से बांग्लादेश में जो स्थितियां खराब थी, उस स्थितियों में वो बांग्लादेश को आगे रखने की बात, बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात वो करेंगे। अखिलेश, यहाँ सवाल ये भी है बड़ा कि 2001 से 2006 तक खालिदा जिया की सरकार रहती है और उस समय शेख हसीना जो है वो विपक्ष में रहती है। उसके बाद जब 2006 के बाद शेख हसीना 2004 में ढाका में उनकी एक रैली पर एक अटैक होता है जिसमें तारिक कहा जाता है कि एक बड़े आरोपी हैं, उस पर सजा भी होती है उनके बाद। और उसके बाद दोनों 2006 के बाद बांग्लादेश में अस्थिरता आ जाती है और कहा जाता है कि एक -2 फॉर्मूला, यानी कि ना खालिदा जिया अच्छी ना शेख हसीना अच्छी। और उसके बाद तारिक जो है वो छोड़ देते हैं देश और चले जाते हैं लंदन। लेकिन अब सवाल यह है कि जब 17 साल बाद अब उनकी वापसी हुई है, तो जो अंतरिम सरकार इस समय वर्तमान में है मोहम्मद यूनुस की, क्या उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे तारिक? सवाल बड़ा ये भी है क्योंकि इस समय बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है।
देखिए, जो चुनाव फरवरी 12 को जो चुनाव होने वाला है उसमें 3 ध्रुव साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक तो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो देश की पुरानी पार्टियों में से एक है। बांग्लादेश में अभी जो नई पार्टी जो स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर से निकली है वो नेशनल सिटीजन पार्टी, और तीसरा जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी है। तो 3 ध्रुवों पर जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो उसका एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा पलड़ा मजबूत है, क्योंकि उसके जो कार्यकर्ता है पुराने कार्यकर्ता है, और पुराने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे तारिक रहमान इसी उम्मीद के साथ बांग्लादेश लौटे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है बांग्लादेश में सुनिश्चित हो सकता है, और अपने पुत्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ पूरे सपरिवार लौटे हैं। खालिदा जिया भी बीमार है तो उसका भी सहानुभूति उनको मिल सकता है, और खालिदा जिया और शेख हसीना सपरिवार तो लौटे हैं, लेकिन क्योंकि आवामी लीग को इस बार चुनावों से अलग थलग रखा गया है तो बीएनपी को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए देखेंगे कि तारिक रहमान क्या बांग्लादेश में अस्थिरता का जो माहौल है उसमें कुछ बैलेंस कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर है कि नक्सलियों से जुड़ी हुई, जहां एक मुठभेड़ हुई और वहां पर जो एक बड़ा नक्सली है उसको ढेर कर दिया गया है, और इस नक्सली पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा का जो ये नक्सली था उसको मार गिराया। बड़ी सफलता यहां सुरक्षा बलों को मिल रही है। उड़ीसा में सुरक्षा बलों को यहां एक बड़ी सफलता मिली। एक्शन मोड में सुरक्षा बल थे, जिसके बाद इस नक्सली को मार गिराया गया, और मुठभेड़ में इस टॉप बड़े नक्सली को यहां ढेर कर दिया गया है। सरगना गणेश उइके इसका नाम है, जिसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा का इस पर इनाम था, और साथ ही साथ यहां एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिलती है। और एक के बाद हम एक देख रहे हैं कि कई नक्सली यहां आत्मसमर्पण कर रहे हैं अपने विकास के लिए, अपने आगे के जीवन के लिए और भविष्य के लिए। लेकिन कई नक्सली जो हैं उनको इस समय सुरक्षा बल ढेर करती हुई या फिर गिरफ्तार करती हुई नजर आ रही है। और सरकार का भी यही दुख है कि 31 मार्च 2026 की वो डेट दे रखी है, जहां देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है, और उसके लिए सरकार लगातार कई प्रयास कर रहे हैं, कई नीतियों पर काम चल रहा है, जहां एक के बाद एक हम अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं कि नक्सलवाद से वे मुक्त होते जा रहे हैं। लेकिन जहां इस समय अभी भी नक्सलवाद उपजा हुआ है, वहां सुरक्षा बल कड़ी निगरानी के साथ काम कर रहे हैं। और आज ओडिशा में एक बड़ी सफलता यहां मिली है कि सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के नक्सली को मार गिराया है। सरगना गणेश उइके नाम है, और इस समय हमारे साथ संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, एक बड़ी सफलता यहां सुरक्षा बलों को मिलती है, और सरकार का भी जो प्रयास है कि नक्सलवाद को खत्म करना है, उस कदम में भी एक बड़ी सफलता। नक्सली नहीं था गणेश उइके। आप देखें कि साउथ सब जोनल जो कमेटी है इनकी नक्सलियों की, उसका हेड था, और 7 राज्यों में जो पुलिस है वो इसकी तलाश कर रही थी। और आज सुबह जब कंधमाल में, उड़ीसा के कंधमाल में ऑपरेशन हुआ तो वहां पर 6 नक्सली मारे गए, जिसमें गणेश उइके भी शामिल है। 1 करोड़ 10 लाख का इसके ऊपर इनाम था। और आप देखें कि गणेश उइके है न केवल उड़ीसा में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी काफी सक्रिय था, और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है कि हमारे सुरक्षा बलों ने किस तरीके से तमाम नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। इसके अलावा जिन्होंने हथियार नहीं डाले तो उनको मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो ये एक बड़ी सफलता है। और 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मुठभेड़ में मारे भी जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि सफलता है हमारे सुरक्षा बलों की, क्योंकि कोई छोटा मोटा ये नक्सली नहीं था। 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम था। एक स्पेसिफिक जानकारी मिली थी कि कंधमाल में किसी जगह पर ये छुपा हुआ है। इसके साथ इसके जो नक्सली साथी थे, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, वो भी इसके साथ थी। और जब सुरक्षा बलों ने इनको घेर लिया तो नक्सलियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग का जब जवाब सुरक्षा बलों ने दिया तो उसमें जो अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है कि 6 नक्सली, आप जो बता रहे हैं गणेश उइके के साथ उनके साथी भी थे, क्या उनकी कोई गिरफ्तारी या उन्होंने कोई आत्मसमर्पण किया, क्या कोई खबर आ रही है?
देखिए गणेश उइके जो जानकारी आ रही है कि 6 नक्सली इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिसमें गणेश उइके है। इसके अलावा 5 दूसरे नक्सली और भी हैं। उनकी जो पहचान है वो करने की कोशिश की जा रही है। उसमें 2 महिला नक्सली हैं। पुलिस का ये कहना है कि ये किसी बड़ी प्लानिंग में भी थे और जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि ये कंधमाल में छुपे हुए हैं जंगलों में, उसके बाद सुरक्षा बलों ने इनको घेर बिल्कुल लिया। नीरज, तो यहाँ सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और साथ ही साथ सरकार के जो प्रयास हैं वो भी सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर हमारे पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसमें अरावली को लेकर सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला में अब नई माइनिंग लीज पूरी तरह से रोक दी गई है, यानी अब कोई नई माइनिंग यहां नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अब ये साफ कर दिया और कड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि नई माइनिंग नहीं होगी और जब तक ये नहीं होगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अरावली के संरक्षण और खनन को लेकर एक वैज्ञानिक और टिकाऊ नीति तैयार नहीं हो जाती, यानी कि एक सस्टेनेबल नीति तब तक तैयार नहीं हो जाती, तब तक नई माइनिंग यहां अरावली पर्वतमाला में नहीं होगी और साथ ही नए खनन की इजाजत भी नहीं मिलेगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को एक पत्र भी लिखा है, साथ ही निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ जो खदानें अभी चल रही हैं उन पर भी कड़ी निगरानी बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। आइए अब ग्राफिक्स का रुख करेंगे और बताएंगे आपको कि अरावली पर सरकार का ये कड़ा एक्शन क्या है। आपको बताते हैं कि ये जो कड़ा एक्शन है वो ये है कि अरावली पर अब जो नई माइनिंग है नहीं होगी। हमारे साथ तापस जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तापस, एक बड़ा एक्शन सरकार द्वारा ये लिया जा रहा है और साथ ही साथ हमारी बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है जिसको हमें संरक्षित करना है, इसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसमें एक बड़ा बदलाव यहाँ से देखने को मिलेगा। दो जो बहुत अहम चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली तो सरकार ने कहा कि जो नई माइनिंग है वो नहीं होगी, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और उसके साथ साथ उन्होंने सरकार ने यह भी कहा है कि जितने भी दूसरे स्टेट्स हैं जो उनको भी ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो इलीगल माइनिंग है उस पर भी कड़ा रुख लगा कर सरकार ने कहा है कि वो उसको भी रोका जाए। दूसरी अहम चीज़ है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की कोई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अगर जो 100 मीटर का जो रूल है उसको लागू किया जाता है तो उससे करीब सिर्फ 10% अरावली ही बच पाएगी। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है। सरकार ने इसको खंडन किया है। सरकार ने कहा है कि ये फैक्ट चेक में ये गलत रिपोर्ट है, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और जिसकी वजह से ये भ्रांति जो है लोगों में फैलाई जा रही है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भ्रांति में ना जाए, जो गलत जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें ना जाए, फैक्ट चेक करें, सही निर्णय ले और सही जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने साथ लेके आगे बढ़े। तो दो चीज़ें सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर की है। एक जो है कि कोई नई माइनिंग नहीं होगी और जो बाकी जो माइनिंग भी हो रही है उस पर भी एक कड़ा रुख रखा गया है कि जो पुरानी माइनिंग भी हो रही थी, जो लीगल माइनिंग जिसे कह सकते हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि सरकार देख रही है कि कुछ जगहों पे जो बहुत ही फ्रेजाइल है वहाँ पे उसको कैसे रोका जा सकता है या फिर उसमें उसको कम किया जा सकता है। वो भी एक अहम पहलू है। और FSI का जो रिपोर्ट है, जो बहुत सारे लोग जिससे भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं कि कोई FSI की रिपोर्ट आई है, उसको भी सरकार ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल तापस, तो सरकार इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है और सरकार लगातार अपना स्पष्टीकरण भी दे रही है कि इस तरीके के फैक्ट्स को चेक करने के बाद ही आप खबर दिखाएं। फिलहाल तापस, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।